शाम ढल रही थी। आसमान में हल्का नारंगी रंग फैल चुका था और बड़े से बंगले की कांच की खिड़कियों पर उसकी परछाइयां झिलमिला रही थी। घर के अंदर रोशनी थी, हलचल थी, तैयारियों की आवाजें थी, लेकिन उस सब के बीच एक कमरा ऐसा था जहां अजीब सी ठंडक जमी हुई थी। ऊपर वाले कोने का कमरा, वहीं बैठा था 12 साल का रुद्र। कमरा बाकी घर जैसा नहीं था। न दीवारों पर कार्टून के पोस्टर, न खिलौनों का ढेर, न बिखरी किताबें। सब कुछ करीने से रखा हुआ, जैसे ये किसी बच्चे का नहीं, किसी बड़े इंसान का कमरा हो। स्टडी टेबल पर खुला लैपटॉप था, जिसकी स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उस रोशनी में उसका चेहरा और भी सख्त लग रहा था। नीचे से हंसी की आवाजें आ रही थी। रुद्र, बेटा जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। माँ की आवाज सीढ़ियों से टकराकर ऊपर तक आई। रुद्र की उंगलियां कीबोर्ड पर लगातार चल रही थी। उसने एक पल को भी सिर नहीं उठाया, जैसे आवाज सुनी ही न हो। कुछ मिनट बाद कदमों की आहट आई। दरवाजा खुला। माँ साड़ी में सजी खड़ी थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में हल्की सी चिंता। रुद्र, तैयार नहीं हुए अभी तक? उन्होंने कमरे में आते हुए पूछा। वह शांत बैठा रहा। मैं नहीं आ रहा, उसने सपाट आवाज में कहा। माँ ठिठक गई। फिर से, बेटा आज तो खास पार्टी है, तुम्हारे पापा के बहुत पुराने दोस्त हैं। सब पूछते हैं तुम्हारे बारे में। रुद्र ने स्क्रीन पर नजर गड़ाए रखते हुए कहा, मुझे नहीं जाना। उसकी आवाज में न जिद थी, न गुस्सा, बस एक ठंडी सी दीवार थी। माँ उसके पास आकर खड़ी हो गई। उन्होंने धीरे से उसके बालों को छूना चाहा, पर रुद्र हल्का सा पीछे खिसक गया। वो स्पर्श भी जैसे उसे पसंद नहीं था। हर बार ऐसा क्यों करते हो? बाकी बच्चे तो पार्टी के नाम से खुश हो जाते हैं। नीचे से पापा की भारी आवाज आई, क्या हुआ? अभी तक तैयार नहीं हुआ? कुछ सेकंड बाद पापा भी कमरे में आ गए। उनकी भौहें चढ़ी हुई थी। अब क्या बहाना है? उन्होंने सीधे पूछा। रुद्र ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी थी और उनमें एक अजीब सा ठंडापन था। कोई बहाना नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी फैल गई। तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो, पापा की आवाज अब सख्त हो चुकी थी। लोगों से मिलना जुलना सीखो। दुनिया में रहना है तो लोगों के बीच रहना पड़ेगा। रुद्र ने धीमे से कहा, मुझे लोगों के बीच नहीं रहना। तो क्या करना है तुम्हें? पापा झुंझलाए। दिन भर इस मशीन में घुसे रहते हो, पता नहीं ये लड़का ऐसा क्यों है। माँ ने धीरे से कहा, छोड़िए ना, अगर नहीं जाना चाहता तो। यही दिक्कत है, पापा ने बात काट दी। हर बार इसकी जिद मान लो। कल को क्या करेगा ये? अकेला बैठे बैठे क्या बनेगा? रुद्र की उंगलियां अब कीबोर्ड पर रुक चुकी थीं। वह चुप था, पर उसकी चुप्पी में हलचल थी। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर दी, पर कुर्सी से उठा नहीं। आप लोग जाए, उसने बिना भाव के कहा। मैं ठीक हूँ। माँ ने आखिरी बार उसे देखा। उनके चेहरे पर सवाल थे, डर भी था, जैसे वो अपने ही बेटे को समझ नहीं पा रही। पापा ने गहरी सांस ली, फिर मुड़कर बाहर चले गए। सीढ़ियों से उतरते कदमों की आवाज आई। मुख्य दरवाजा बंद हुआ, कार स्टार्ट हुई, और फिर घर शांत हो गया। रुद्र कुछ देर तक यूं ही बैठा रहा। कमरे में अब सिर्फ घड़ी की टिक टिक थी। वह धीरे से उठा, खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे ड्राइववे में कार दूर जाती दिखाई दी। उसने बिना किसी भाव के देखा, जैसे ये सब उसके लिए मायने ही नहीं रखता। फिर वह वापस कुर्सी पर आकर बैठ गया। लैपटॉप फिर से खुला। स्क्रीन पर एक नई फाइल खुली। उसने गहरी सांस ली और काम करने लगा। पार्टी का हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। चारों तरफ इत्र की खुशबू और ऊंचे रसूख वाले लोगों की बातें गूंज रही थी। रुद्र के मम्मी पापा मुस्कुराते हुए मेहमानों से मिल रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक खालीपन था। अरे भाई साहब, रुद्र नहीं आया? पापा के एक पुराने बिजनेस पार्टनर ने हाथ मिलाते हुए पूछा। सुना है कंप्यूटर में बड़ा हाथ साफ कर लिया है उसने। पापा के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई, जिसमें गर्व से ज्यादा मजबूरी थी। बस, उसके एग्जाम्स करीब हैं। उसकी बहन पलक के भी टेस्ट चल रहे हैं, तो वो भी थोड़ा बिजी थी, पर वो तो आई है। उन्होंने बात संभालने की कोशिश की, क्योंकि वो दुनिया को यह नहीं बताना चाहते थे कि उनका 12 साल का बेटा उनसे कितना दूर होता जा रहा है। तभी भीड़ के बीच से भागती हुई पलक आई। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उसने पार्टी में किसी को देखा और जोर से चिल्लाई, आयत। सामने एक बेहद प्यारी सी लड़की खड़ी थी। नीले रंग के फ्रॉक में वह किसी परी जैसी लग रही थी। उसकी आंखों में वही बचपन वाली मासूमियत थी जो 5 साल की उम्र में थी। पलक झट से उसके गले लग गई। कहाँ थी तुम आयत? मैंने पूरी पार्टी में सबसे पहले तुम्हें ही ढूंढा। पलक ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा। आयत हंसी। उसकी हंसी में एक खनक थी जिसने आसपास के माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। मम्मी को तैयार होने में देर हो गई थी, और फिर ट्रैफिक। वैसे तुम्हारे भाई नहीं आए? आयत ने सहमते हुए पूछा।
उसने इधर उधर देखा, उसकी नजरें अनजाने में ही उस एक चेहरे को तलाश रही थी जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता था। वही उसका पुराना हाल। पलक ने मुंह बनाते हुए कहा। वो अपने कमरे में बंद है, अपने लैपटॉप के साथ। मम्मा पापा ने बहुत बोला, पर वो तो जैसे किसी की सुनता ही नहीं। बुद्धू है एकदम भाई। आयत ने कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में एक अजीब सी हलचल हुई। तभी किसी में आयत को आकर पकड़ लिया। आयत ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां आर्यन खड़ा था, एक शरारती और खुशमिजाज लड़का, जो आयत और पलक का अच्छा दोस्त था। इससे पहले कि आयत कुछ समझ पाती, आर्यन ने उसे गोद में उठा लिया। आयत झल्लाते हुए बोली, आर्यन, मैंने कितनी बार मना किया है ना, मुझे ऐसे मत उठाया करो। आर्यन ने एक शरारती मुस्कान के साथ उसके फूले हुए गालों को जोर से खींचते हुए कहा, मैं तो उठाऊंगा। और ये तुम्हारे गुब्बारे जैसे गाल, इन्हें तो खींचे बिना मैं रह ही नहीं सकता। पास खड़ी पलक ये सब देख रही थी। उसे आर्यन की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और पूरी ताकत से अपना पैर आर्यन के पैर पर दे मारा। आह, पलक की बच्ची। आर्यन दर्द से कराह उठा और उसने आयत को नीचे उतारा। पलक अपनी जीभ चिढ़ाते हुए फुर्ती से वहां से भाग निकली। आर्यन लंगड़ाते हुए उसके पीछे लपका, रुक जा, आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। और पलक जाकर एक बड़े से खंभे के पीछे छुप गई। दूर खड़े रुद्र के माता पिता अंजलि और शेखर इस नजारे को देख रहे थे। अंजलि की आंखों में एक गहरी उदासी उतर आई। उन्होंने देखा कि कैसे आर्यन, आयत और पलक बचपन की उस बेफिक्री को जी रहे थे। देख रहे हैं आप? अंजलि ने धीरे से शेखर का हाथ थामते हुए कहा। उनकी आवाज में ममता का दर्द साफ झलक रहा था। बाकी सब बच्चे कैसे खेल रहे हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, हंस रहे हैं। और एक हमारा रुद्र है, जो इस उम्र में भी खुद को एक अंधेरे कमरे में कैद करके बैठा है। अंजलि की आंखों में नमी तैरने लगी। मेरा बेटा कभी ऐसे नहीं खेलता। उसे न किसी की शरारत पसंद है, न किसी का साथ। मुझे डर लगता है शेखर, क्या वह कभी खुश रहना सीख पाएगा? शेखर ने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें हौसला देते हुए पास खींचा। शांत हो जाओ अंजलि, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। रुद्र थोड़ा अलग है, गंभीर है। शायद उसे ये सब शोर शराबा पसंद नहीं। अंजलि ने आह भरी, अलग होना और बात है शेखर, पर अकेला होना अलग। वह 12 साल का है, पर उसके कंधों पर जैसे दुनिया भर का बोझ है। इधर आर्यन की नजरें खंभे के पीछे छिपी पलक और उसे ढूंढते आर्यन पर टिक गई। आर्यन ने पलक को पकड़ लिया था और उसे गोद में उठाकर गोल गोल घुमा रहा था, जबकि पलक खिलखिलाते हुए नीचे उतरने की जिद कर रही थी। उनकी इस मस्ती को देखकर आयत के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल उसे रुद्र का वह सच चेहरा याद आ गया। उसने एक लंबी सांस ली और बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, कितना खड़ूस है वो। मैं जब भी उसके पास जाती हूँ या कुछ कहने की कोशिश करती हूँ तो बस गुस्सा ही होते रहते हैं। बाहर जाओ आयत, डिस्टर्ब मत करो आयत। उसने चिढ़कर अपने पैर जमीन पर पटके। उनसे अच्छे तो आर्यन हैं, कम से कम हंसते तो हैं, सबके साथ खेलते तो हैं। रुद्र तो जैसे भूल ही गए हैं कि हंसना क्या होता है। उसने एक बार फिर आर्यन और पलक की तरफ देखा, जो अब थकान से चूर होकर सोफे पर गिर पड़े थे और हंस रहे थे। उधर उस बड़े से सन्नाटे भरे बंगले में रुद्र अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। बाहर रात का अंधेरा गहरा चुका था। आसमान में अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन रुद्र की आंखों में उन तारों के लिए कोई चमक नहीं थी। वह बस खाली नजरों से उस असीम विस्तार को निहार रहा था। ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे से टकरा रहे थे, पर उसका मन कहीं और ही था। नीचे बगीचे में खामोशी थी, वही खामोशी जो रुद्र को पसंद थी, पर आज वह खामोशी उसे काटने को दौड़ रही थी। उसके कान अभी भी आयत की उस आवाज को सुन पा रहे थे, रुद्र चलो ना, सब इंतजार कर रहे हैं। उसने अपनी मुठ्ठियां कसी और खिड़की के कांच पर अपना सिर टिका दिया। क्या वह वाकई इतना बुरा था? क्या उसका गुस्सा जायज था? ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में कौंध रहे थे, लेकिन वह भावनाओं को खुद पर हावी होने देने का आदी नहीं था। वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, उसने खुद से फुसफुसाकर कहा। वह झटके से पलटा और वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर के उथल पुथल को दबाने की कोशिश कर रहा हो। लैपटॉप की स्क्रीन फिर से जगी। नीली रोशनी ने उसके चेहरे के कठोर भावों को फिर से उकेर दिया। उसकी उंगलियां एक बार फिर कीबोर्ड पर नाचने लगी। यह आवाज ही अब उसका सुकून थी। उसने एक नई फाइल खोली और कोडिंग की जटिल दुनिया में खुद को फिर से गुम कर लिया। उसके लिए उस पार्टी की रौनक, आयत की मासूमियत और माँ की चिंता, सब कुछ उस स्क्रीन के पीछे धुंधला गया था। पार्टी खत्म हुई तो पायल ने आयत का हाथ कसकर पकड़ लिया। पायल और आयत दोनों ही महज 5-5 साल की मासूम जान थी, जो अपनी फ्रॉक संभालते हुए पूरे हॉल में किसी छोटी तितली की तरह फुदक रही थी। पायल की आंखों में एक शरारत भरी चमक आई। आयत, आज तुम मेरे घर चलो ना, हम रात भर गुल्लियों से खेलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे।
प्लीज चलो ना। पायल ने बड़े प्यार से आयत के सामने अपनी गुहार लगाई। आयत ने अपनी गोल गोल आंखें घुमाई और मासूमियत से पूछा, पर मम्मी मानेंगी? और रुद्र, वो तो फिर से गुस्सा करेंगे अगर हम शोर मचाएंगे। पायल ने अपने नन्हे हाथ कमर पर रखे और बड़े आत्मविश्वास से बोली, भाई को मैं देख लूंगी, तुम बस चलो, हम चुपके से खेलेंगे। दोनों भागते हुए आयत के पेरेंट्स के पास पहुंची। आयत ने अपनी मम्मी का पल्लू पकड़ा और अपना चेहरा मासूम बना लिया, वह चेहरा जिसे देखकर कोई भी पिघल जाए। मम्मी, आज मैं पायल के घर रुक जाऊं, प्लीज, सिर्फ आज के लिए। आयत ने तुतलाते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मम्मी को देख। पायल ने भी तुरंत आयत के पिता के हाथ खींचते हुए कहा, अंकल प्लीज मान जाए ना, हम बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। आयत मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। इन दोनों छोटी बच्चियों की क्यूटनेस के सामने किसी की एक न चली। आयत की मम्मी ने मुस्कुराते हुए शेखर और अंजलि की तरफ देखा। अंजलि के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। हाँ, क्यों नहीं, आयत आएगी तो घर में थोड़ी रौनक रहेगी। वैसे भी रुद्र तो अपने कमरे से निकलता नहीं, कम से कम ये दोनों तो चहकेंगी। आयत के पेरेंट्स ने एक दूसरे को देखा और फिर आयत के गाल खींचते हुए कहा, ठीक है बाबा, जाओ, पर ज्यादा शैतानी मत करना। यही दोनों बच्चियां खुशी से उछल पड़ी और एक दूसरे को गले लगा लिया। कुछ ही देर में सब गाड़ी में बैठ चुके थे। गाड़ी जैसे ही बंगले के पोर्च में रुकी, पायल और आयत फुर्ती से नीचे उतरी। रात का सन्नाटा घर के हर कोने में पसरा हुआ था, बस ऊपर की उस आखिरी खिड़की से अब भी वही नीली रोशनी झांक रही थी। पायल ने आयत का हाथ पकड़ा और उसे सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगी। जल्दी चलो आयत, मम्मा पापा अभी नीचे ही हैं, हम चुपके से ऊपर पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों दूसरी मंजिल पर पहुंची, आयत के कदम रुद्र के कमरे के पास पहुंचते ही खुद ब खुद धीमे हो गए। दरवाजा हल्का सा खुला था। आयत ने रुककर तिरछी नजरों से अंदर झांका। रुद्र अब भी उसी मुद्रा में बैठा था, कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां तेजी से चल रही थी। उसकी एकाग्रता ऐसी थी जैसे आसपास की दुनिया में चुकी हो। आयत ने धीरे से पायल की फ्रॉक खींची और फुसफुसाते हुए पूछा, पायल, ये रुद्र सो गए क्या? देखो ना, वो पलक भी नहीं झपका रहे। पायल ने घबराकर आयत का हाथ खींचा और उसे अपने कमरे की तरफ धकेलते हुए कहा, सोए नहीं हैं, वो जादू कर रहे हैं अपने लैपटॉप में। तुम भाई के रूम की तरफ मत देखो, वरना अगर उन्होंने देख लिया तो डांट पड़ जाएगी। तुम मेरे साथ चलो। आयत ने चिढ़कर अपना मुंह बनाया और अपने गोल गोल गाल फुला लिए। पायल के कमरे में घुसते ही वह एक छोटे सोफे पर बैठ गई और पैर पटकते हुए बोली, मुझे ना तुम्हारे भाई से बहुत झगड़ा करना है, वो बहुत खड़ूस है। सबको पार्टी में कितना मजा आया, पर वो बस वहाँ अकेले बैठे रहे। मुझे तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पायल अपनी गुड़ियों का डिब्बा निकालते हुए खिलखिलाकर हंसी। उसने आयत के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बड़ी समझदारी से बोली, अभी तुम छोटी हो ना आयत, इसलिए डरती हो। देखना, जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, तब सब बदल जाएगा। भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो तुम्हें भी करेंगे। आयत की आंखें अचानक चमक उठी। उसने अपनी मासूमियत भरी नजरों से पायल को देखा और हैरानी से पूछा, सच्ची? क्या वो सच में मुझे प्यार करेंगे? पायल ने बड़े यकीन के साथ सिर हिलाया और आयत को चिढ़ाते हुए बोली, हाँ, वो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करेंगे। अब चलो, बातें कम करो और ये देखो मेरी नई गुड़िया। आयत ने एक आखिरी बार बंद दरवाजे की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा दी। उसके नन्हे से दिल में यह बात घर कर गई थी, क्या सच में वो खड़ूस मुझे प्यार करेंगे? लेकिन ऊपर के कॉरिडोर में दो अलग अलग दुनियाएं टकराने वाली थी। रुद्र, जो घंटों से कोडिन की उलझनों में फंसा था, अचानक अपनी कुर्सी से उठा। उसके सिर में हल्का दर्द था और उसे इस सन्नाटे में पायल के कमरे से आती फुसफुसाहटें चुभ रही थी। उसे अनुशासन पसंद था और आधी रात को ये हलचल उसके बर्दाश्त के बाहर थी। वह भारी कदमों से कॉरिडोर में निकला। उसने पायल के कमरे का दरवाजा एक झटके में खोला। उसका इरादा अपनी बहन को उसकी लापरवाही के लिए फटकार लगाने का था। पायल, कितनी बार कहा है कि रात को? उसके शब्द बीच में ही हवा में जम गए। सामने बेड पर पायल नहीं, बल्कि आयत बैठी थी। आयत, जिसने 5 साल की उम्र से ही रुद्र को एक अलग नजरिया से देखा था। जहां बाकी बच्चे रुद्र के गुस्से से भागते थे, आयत दूर खड़े होकर उसे निहारा करती थी। आयत ने उस वक्त मुंह में ढेर सारी वनीला आइसक्रीम भर रखी थी। उसने सोचा था कि रुद्र सो गए होंगे। जैसे ही उसने रुद्र को अचानक अपने सामने पाया, उसकी बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और भी फैल गईं। डर, हैरानी और एक अनचाहे डर की वजह से उसका दिल जोर से धड़कने लगा। रुद्र अपनी जगह पर जम गया। आयत के बिखरे बाल, उसकी मासूम आंखें और वे फूले हुए गाल। रुद्र की सख्त नजरों में पहली बार एक नमी सी आई। वह करीब आया। उसकी छाया आयत पर पड़ी, जिससे आयत और भी छोटी लगने लगी। रुद्र ने झुककर उसकी आंखों में झांकते हुए बहुत धीमी पर भारी आवाज में पूछा, मुंह में क्या छिपा रखा है तुमने?
जहर है क्या? आयत बुरी तरह सकपका गई। रुद्र का इतनी करीब होना, उसकी खुशबू और उसकी आवाज ने आयत के दिमाग को सुन्न कर दिया। उसने घबराहट में सफाई देने के लिए जैसे ही मुंह खोला, वो मुंह खोलते ही पूरी की पूरी पिघली हुई आइसक्रीम रुद्र की महंगी सफेद टी शर्ट और उसके सीने पर जा गिरी। कमरे में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसे महसूस किया जा सकता था। पायल ने डर के मारे तकिए में अपना मुंह छिपा लिया। उसे लगा कि अब रुद्र इस घर को सिर पर उठा लेगा। आयत की सांसें थम गईं। उसने देखा कि उसकी पसंद की चीज ने उसके पसंदीदा इंसान को गंदा कर दिया है। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसे अपनी गलती पर पछतावा था, पर उससे ज्यादा डर था कि रुद्र अब उससे नफरत करेगा। रुद्र अपनी टी शर्ट पर गिरते उस सफेद धब्बे को देखता रहा। उसका गुस्सा बिजली की तरह कौंधा, उसकी मुट्ठियां बिंची और उसकी आंखों में वह पुराना अंगारा जागा। वह चिल्लाने ही वाला था, लेकिन तभी उसने नीचे देखा। आयत की ठुड्डी कांप रही थी। उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर सीधे उसी आइसक्रीम के धब्बे पर गिरा। वह रो नहीं रही थी, वह बस रुद्र के डर से कांप रही थी। रुद्र का उठा हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। वह गुस्सा, जो बड़ी बड़ी मुसीबतों में कम नहीं होता था, आयत के उस एक आंसू के सामने भाप बनकर उड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी, बोझिल सांस ली। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आयत को लगा कि वह उसे थप्पड़ मारेगा। लेकिन रुद्र ने बहुत कोमलता से आयत के होठों के किनारे लगी थोड़ी सी आइसक्रीम को अपने अंगूठे से पोंछ दिया। उसका स्पर्श ठंडा था, पर आयत को वह आग जैसा महसूस हुआ। बिना एक शब्द बोले रुद्र मुड़ा और अपने कमरे की तरफ चला गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जाकर दरवाजे पर रुककर कहा, शोर मत करना, सो जाओ। कहकर बिना देखे निकल गया। नीचे हॉल में पायल और आयत की खिलखिलाहट गूंज रही थी। दोनों सोफे पर बैठी अपनी गुड़ियों के साथ खेलने में मग्न थी, मानो रात वाली घटना का उन पर कोई असर ही न हुआ हो। तभी सीढ़ियों से उतरते कदमों की भारी आवाज आई। रुद्र नीचे आ रहा था। सफेद स्कूल शर्ट, नेवी ब्लू पैंट और सलीके से संवारे हुए बाल, वह हमेशा की तरह परफेक्ट और गंभीर दिख रहा था। उसे देखते ही आयत के हाथ रुक गए। उसे रात की वह आइसक्रीम वाली बात याद आ गई और उसने धीरे से अपनी नजरें झुका ली। रुद्र की माँ अंजलि किचन से गर्म नाश्ते की प्लेट लेकर आई और प्यार से बोली, चलो बच्चों, खेल बंद करो, नाश्ता तैयार है। आयत बेटा, आओ तुम भी बैठो। आयत धीरे से कुर्सी पर बैठी और मासूमियत से अपनी गोल आंखें घुमाते हुए बोली, आंटी, मुझे नाश्ते में पिज्जा खाना है। अभी अंजलि कुछ बोलती, उससे पहले ही रुद्र की ठंडी और सख्त आवाज गूंजी, सुबह सुबह पिज्जा नहीं खाओगी तुम। आयत का चेहरा पल भर में उतर गया। उसका मनपसंद खाना मना हो गया था, और वो भी उसी शख्स ने किया जिसे वो सबसे ज्यादा पसंद करती थी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई। पायल को यह अपनी दोस्त की तौहीन लगी। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी कुर्सी पर सीधे बैठते हुए बोली, भाई, आप हमेशा मेरी दोस्त को मत डांटा करो, वो मेहमान है हमारी। रुद्र ने अपनी गहरी भूरी आंखों से पायल को घूर कर देखा। उसकी एक नजर ही पायल को चुप कराने के लिए काफी थी। पायल सहमकर अपनी प्लेट में देखने लगी। पूरे टेबल पर एक भारी खामोशी छा गई। आयत ने अपनी गर्दन झुका ली। उसे लगा कि आज फिर उसका दिन खराब होने वाला है। तभी घर का एक नौकर हाथ में एक छोटा सा बॉक्स लेकर आया और आयत के सामने रख दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, ताजा पिज्जा की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। आयत की आंखें चमक उठी। उसने हैरानी से रुद्र की तरफ देखा। रुद्र अपनी प्लेट में टोस्ट काट रहा था। उसने नजरें नहीं उठाई, पर उसके चेहरे के कठोर भाव थोड़े नरम पड़ चुके थे। असल में रुद्र ने ही सुबह उठते ही चुपके से ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि उसे पता था कि रात को आयत का मूड खराब हुआ था। आयत खुशी खुशी पिज्जा का स्लाइस उठाने लगी। रुद्र उसके ठीक सामने बैठा अपना नाश्ता कर रहा था। वह बीच बीच में नजरें उठाकर आयत को देख लेता, जो बड़े चाव से पिज्जा खा रही थी। आयत ने जब उसकी तरफ देखा तो रुद्र ने तुरंत अपना चेहरा सख्त कर लिया और घड़ी देखते हुए खड़ा हो गया। ठीक है माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, उसने अपना बैग उठाते हुए कहा। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, रुद्र, आज इनका ड्राइवर छुट्टी पर है, तुम इन दोनों को भी अपनी कार से स्कूल ले जाओ। रुद्र एक पल के लिए रुका। उसने आयत की तरफ देखा, जो उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। ठीक है, उसने सिंपल में कहा और बाहर की तरफ बढ़ गया। आयत ने जल्दी जल्दी अपना पिज्जा खत्म किया और झोले की स्ट्रैप पकड़कर पायल के पीछे भागी। उसके छोटे से दिल में एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। आज वह रुद्र के साथ उसकी बगल वाली सीट पर बैठकर स्कूल जाने वाली थी। कार की बैक सीट पर बैठी आयत का दिल जोरों से धड़क रहा था। बगल वाली सीट पर रुद्र बैठा था, जिसका पूरा ध्यान अपने लैपटॉप पर था। आयत की आदत थी चहकने की। उसने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, रुद्र ने बिना उसकी तरफ देखे अपनी भारी और सपाट आवाज में कहा, चुपचाप बैठी रहो, मुझे शोर पसंद नहीं है। आयत का खिला हुआ चेहरा पल भर में मुरझा गया।
उसने अपने छोटे छोटे हाथ अपनी गोद में सिकोड़ लिए और अपना मुंह फुलाकर खिड़की के बाहर देखने लगी। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी, यह इतने खड़ूस क्यों है? कभी तो प्यार से बात कर लिया करें। उसे नहीं पता था कि रुद्र का ये रूखापन दरअसल उसकी अपनी भावनाओं को छिपाने की एक दीवार थी। गाड़ी जैसे ही स्कूल के गेट पर रुकी, आयत और पायल नीचे उतरी। रुद्र अभी अपनी सीट से उतरा ही था कि तभी कहीं से भागता हुआ आर्यन वहां आ पहुंचा। आर्यन हमेशा की तरह एनर्जी से भरा हुआ था। उसने आते ही चहकते हुए कहा, अरे मेरी छोटी आयत स्कूल आ गई। और बड़े लाड़ से उसने आयत के रेशमी बालों पर अपना हाथ फेरना शुरू कर दिया, उन्हें पूरी तरह बिखेर दिया। आयत मुस्कुरा दी। उसे आर्यन का ये दोस्ताना अंदाज अच्छा लगता था। लेकिन पास ही खड़े रुद्र की नजरें जैसे ही आर्यन के हाथ पर पड़ी, जो आयत के बालों को सहला रहा था, उसके अंदर अचानक गुस्से की एक लहर दौड़ गई। रुद्र का चेहरा जो पहले सिर्फ सख्त था, अब सुर्ख लाल होने लगा। उसकी मुट्ठियां कार के दरवाजे पर कस गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे जलन हो रही है या गुस्सा, बस उसे यह कतई बर्दाश्त नहीं था कि कोई और आयत को उस हक से छुए, जिस हक को वह खुद भी जाहिर नहीं कर पाता था। रुद्र ने आगे बढ़कर आर्यन का हाथ झटके से हटाया। आर्यन हैरान रह गया। चलो अंदर, क्लास का टाइम हो रहा है। रुद्र ने आयत की कलाई पकड़ी और उसे लगभग खींचते हुए स्कूल के अंदर ले जाने लगा। उसकी पकड़ मजबूत थी। आर्यन बस उसे पीछे से देखता रह गया। उसे समझ नहीं आया कि रुद्र को अचानक क्या हुआ। तभी किसी ने उसके पेट पर मुक्का मारा। आर्यन अभी पेट सहला ही रहा था कि उसने नीचे देखा। वहां छोटी सी पलक खड़ी थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और छोटे छोटे हाथ उसकी कमर पर टिके हुए थे। आर्यन ने कराहते हुए पूछा, ओए, ये क्या था? तुमने मुझे मुक्का क्यों मारा? पलक ने अपना नन्हा सा मुंह बनाया और उसे घूरते हुए बोली, आयत मेरी बेस्ट फ्रेंड है, समझे? उससे दूर रहा करो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम उसके बालों को छूते हो। आर्यन हैरानी से अपनी आंखें फाड़कर उसे देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये 5 साल की बच्ची उसे धमकी दे रही है। वह थोड़ा नीचे झुका ताकि पलक के बराबर आ सके, पर इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, पलक ने झपट्टा मारकर आर्यन के बाल पकड़ लिए। समझे कि नहीं? अब चलो, मुझे ढेर सारी चॉकलेट खिलाओ, वरना मैं घर जाकर आंटी से बोल दूंगी कि तुमने मुझे मारा है। पलक ने शरारत और रौब के साथ कहा। आर्यन हक्का बक्का रह गया। लेकिन मैंने तुम्हें कब मारा? मैं तो यहाँ सीधा खड़ा था। पलक ने और जोर से घूरा और चिल्लाए, बोलूं क्या? अभी भाई को बुलाऊं? भाई? जैसे ही भाई रुद्र का नाम आया, आर्यन के पसीने छूट गए। उसे पता था कि रुद्र का गुस्सा क्या चीज है। उसने फुर्ती से अपने हाथ पलक के मुंह पर रखे ताकि उसकी आवाज रुद्र तक न पहुंचे। शश, चुप हो जा जंगली बिल्ली। खिला रहा हूँ चॉकलेट, बस चिल्ला मत। आर्यन ने हार मान ली और पलक को अपनी गोद में उठा लिया। पलक की सारी नाराजगी एक पल में गायब हो गई। वह खुशी से चहकी और आर्यन की गर्दन से लिपट गई। आर्यन उसे कैंटीन की तरफ ले जाने लगा, पर उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, सच में पागल हो तुम, और तुम्हारा वो भाई महापागल है। पता नहीं मैं तुम लोगों के बीच कहाँ फंस गया हूँ। उधर स्कूल के कॉरिडोर में रुद्र अभी भी आयत की कलाई पकड़े उसे तेजी से आगे ले जा रहा था। आयत की छोटी छोटी हथेलियां पसीने से भीग गई थी। अचानक रुद्र एक सुनसान कॉरिडोर के कोने में रुका। उसने आयत की कलाई छोड़ी और दीवार पर हाथ मारकर उसे एक तरह से घेर लिया। आयत की सांसें तेज चल रही थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ऊपर रुद्र की तरफ देखा। रुद्र की आंखों में वह ठंडा गुस्सा वापस आ गया था। तुम्हें मना किया है ना मैंने? किसी को भी खुद को छूने मत दिया करो। रुद्र की आवाज बहुत धीमी थी, पर उसमें एक अधिकार था। आयत ने हिम्मत जुटाई और पहली बार पलट कर जवाब दिया, पर आर्यन तो मेरा दोस्त है ना, और वो तो बस प्यार कर रहा था। प्यार शब्द सुनते ही रुद्र के जबड़े भिंच गए। उसने आयत के और करीब झुककर कहा, दोस्त हो या कोई और, तुम्हें सिर्फ मेरी बात सुननी है, समझी? आयत ने अपना सिर झुका लिया था। उसकी पलकें भीग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या गलत कर रही है। उसने अपनी कांपती आवाज में धीरे से कहा, आप हमेशा चिल्लाते क्यों हैं? मैं तो सिर्फ स्कूल आई थी, मैंने कुछ नहीं किया। रुद्र ने देखा कि आयत की आंखों से एक छोटा सा आंसू टपक कर उसके गाल पर रुक गया है। वह मासूम चेहरा, वह डर और वह बेगुनाही। रुद्र का सारा पत्थर जैसा कठोर व्यवहार एक पल में पिघलने लगा। उसे अपनी खुद की डांट पर पछतावा होने लगा। उसे लगा कि उसने उस गुड़िया जैसी लड़की को बहुत ज्यादा डरा दिया है। रुद्र ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसका गुस्सा अब शांत हो चुका था और उसकी जगह एक अजीब सी बेचैनी ने ले ली थी। वह आयत के और भी करीब आया, इतना करीब कि आयत को रुद्र की परफ्यूम की खुशबू और उसकी तेज धड़कनें महसूस होने लगी। आयत अभी भी नीची नजरें किए सुबक रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि रुद्र के ठंडे हाथ उसके चेहरे के पास आए हैं।
रुद्र ने अपनी उंगलियों से आयत की ठुड्डी चिन्ह को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। आयत की बड़ी बड़ी आंखों में मासूमियत और थोड़ा सा शिकवा था। रुद्र ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें आयत के उन गुलाबी गालों पर ठहर गईं, जहां अब भी आंसू की एक लकीर बाकी थी। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि वे एक दूसरे की सांसें सुन सकते थे। अचानक रुद्र थोड़ा और झुका और बहुत ही कोमलता से अपने होंठ आयत के उस नर्म और भीगे हुए गाल पर रख दिए। वो स्पर्श बहुत छोटा था, लेकिन उसकी गूंज बहुत गहरी थी। वो आयत के लिए रुद्र का पहला किस था। आयत की पूरी दुनिया जैसे वहीं रुक गई। उसका रोना थम गया, उसकी सुबकियां गायब हो गईं। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके जख्म पर मलहम लगा दिया हो। वो जो अब तक रुद्र को एक खड़ूस समझकर उससे डर रही थी, अब एक अनजाने से सुकून में डूब गई थी। रुद्र पीछे हटा, उसके चेहरे के कठोर भाव अब पूरी तरह गायब थे। उसने अपनी अंगूठे से आयत के गाल पर बचा हुआ आंसू पोंछा। उसकी आवाज अब भारी नहीं थी, बल्कि बहुत धीमी और मखमली थी। अब मत रोना, उसने बस इतना कहा। रुद्र मुड़ा और बिना पीछे देखे अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया। उसके कदम अब भी तेज थे, क्योंकि उसका अपना दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि कहीं आयत उसे सुन न ले। आयत वहीं दीवार से लगकर खड़ी रह गई। उसने अपना हाथ अपने उस गाल पर रखा जहां अभी अभी रुद्र के होठों का एहसास हुआ था। पायल ने कहा था कि रुद्र उसे बहुत प्यार करेंगे, बिल्कुल उसकी तरह। ये सोचते हुए वो धीरे से गाल फुलाए कही, मम्मा भी मुझे ऐसे ही किस करती है, कहीं रुद्र भी तो नहीं मुझे प्यार करने लगे। नहीं नहीं, यह गुस्सा हो जाते हैं, मैं इनसे दूर रहूंगी।